So, very good evening, all the participants. So, I would request Ritu Maheshwari ji to lead the discussions. Ritu ji, I have got a question for you. A Yes, sir. client has come to you for Hmm. seeking advice on this pre-pack process. Hmm. So, how you will advise him? आपको एडवाइस देना है उस क्लाइंट को, तो कैसे आप एडवाइस दोगे? भाई तो वो पहले उसका फोन आता है कि रितु हम्म, जी, आई हैव हर्ड दैट यू आर एन एक्सपर्ट इन प्री पैक इंसॉल्वेंसी, तो आई वांट टू सीक योर अपॉइंटमेंट एंड ही हैज कम टू योर ऑफिस। सो आप उसको क्या, किस तरह से हैंडल करोगे? जस्ट लेट मी नो इन ब्रीफ। तो पहले तो ये देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है या नहीं। हाँ, वो हो रहा है, हो रहा है। वो कॉर्पोरेट है, एमएसएमई है। उसके बाद वो कहता है जी मुझे तो लिस्ट बना करके दे दो, मुझे क्या क्या करना है मुझे ये बता दो। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले क्या करो भाई, ये बनाओ। क्या बनाएगा वो सबसे पहले? सब वो सब भी देखेंगे कि वो CIRP हुआ तो नहीं है हाँ और हाँ, पहले वो सब क्राइटेरिया ओके। मीट कर रहा है वो। ओके। ठीक है, वो तो है ही। इनिशियल स्क्रीनिंग इज ओवर। आफ्टर दैट अब वो कहता है जस्ट गिव मी ए चेकलिस्ट, कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे बनाने हैं, क्या क्या आप बनाओगे, कितनी फीस लोगे, ये सब मुझे बता दो। तो 5 मिनट के अंदर आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्या करोगे आप। तो पहले तो वो प्रपोजल अप्रूव होना चाहिए 66% अरे नहीं, मेजोरिटी। अप्रूव प्रपोजल तो बहुत अच्छा। बाद की बात है। वो ओके। सबसे पहले आप क्या कहोगे? उसको लिस्ट बनाने के लिए कहोगे क्या? हाँ। मैं लिस्ट बनाओ। डिक्लेरे डिक्लेरेशन बेस्ड रेजोल्यूशन प्लान। नहीं वो नहीं, सब। पहले लिस्ट बनवाओगे कि नहीं सबसे पहले? लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, हाँ। है। अब वो लिस्ट कहता ऑफ है जी ठीक है, आप लिस्ट ऑफ क्रेडिटर कह रहे हो, तो कहेगा कोई फॉर्म दे दो भाई। तो क्या फॉर्म नंबर है? P2। P2, ठीक है। अब वो उसने P2 में लिस्ट बना दी। ठीक हम्म। है। अब आप हम्म। अगली बात क्या कहोगे उससे? हम्म, नेक्स्ट, कि भाई मीटिंग कॉल कर लो। हाँ। है ना? पी हम्म। अब मीटिंग कॉल करने के लिए कोई नोटिस है क्या? कोई फॉर्म है क्या P4। मीटिंग हम्म। कॉल करने के लिए? नहीं सर, मुझे तो नहीं याद कुछ भी ऐसा लग रहा है। नहीं, मीटिंग कॉल करने के लिए मेरे हिसाब से कोई फॉर्म नहीं है। वो नोटिस आपको देना है। हाँ, वो 7 दिन का वो। कितने दिन का नोटिस है? नहीं सर, 5 दिन 5 दिन। हाँ ठीक है, 5 डेज का आपने नोटिस दे पाँच दिया। दिन हम्म। आप 5 डेज का नोटिस दे दिया। अब वो कहता है जी ऐसा है कि अब आप बताइए मुझे ये नोटिस किस किस को देना है। टू हुम शुड आई गिव दिस नोटिस? भाई पूरी अ, दुनिया को तो देना नहीं है, हाँ। किसको नहीं, देना है? अनरिलेटेड अनरिलेटेड क्या? आगे? फाइनेंशियल डेटर्स। अनरिलेटेड फाइनेंशियल फाइनेंशियल, क्रेडिटर्स। अनरिलेटेड फाइनेंशियल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हाँ। को देना है, ठीक है। और अगर अनरिलेटेड नहीं है तो फिर अगर तो ऑपरेशनल अनरिलेटेड को देना है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। अब अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को उसने नोटिस दे दिया। हम्म। अब अगला स्टेप आता है कि भाई प्रपोजल ऑफ नेम ऑफ आरपी, ऑफ आईपी। ठीक है। तो प्रपोजल ऑफ नेम ऑफ आईपी पर नाम कौन कौन प्रपोज कर पाएगा इसमें? नाम तो ये तो CD कर रहा है तो CD करेगा, या ना 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 क्रेडिटर ना, मैं COC। Unrelated creditor having 10% holding. हाँ, 10%, यस यस, 10%, याद है। ठीक है। तो जो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है विच कॉन्स्टिट्यूट नॉट लेस देन 10%, दे कैन प्रपोज द नेम। ठीक है। यस। और कितनी मेजोरिटी चाहिए फॉर अप्रूवल ऑफ नेम? 66%. 66। 66%। हाँ। ये 66% नंबर है या वोट शेयर है, क्या है ये? Voting share. वोटिंग शेयर। ठीक है। परसेंटेज ऑफ डेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सर एवरीथिंग इज वोटिंग शेयर है ना सर? यस यस यस, सब नो। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में। यस। हम्म। अब या ये हो गया। हम्म। नाउ दे हैव प्रपोज द नेम एंड दे हैव सेलेक्टेड द नेम आल्सो। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? फिर वो डिक्लेरेशन करेंगे, हाँ, मेजोरिटी ऑफ डिक्लेरेशन। डायरेक्टर्स। डिक्लेरेशन कौन करेगा? मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स Majority of ऑफ director CD। P6. P6. P6 फॉर्म है, ठीक है। हम्म। P6। अब ये P6 को याद करना है, तो कैसे याद करोगे आप? अब डिक्लेरेशन कौन से फॉर्म में होता है? अब आपको तो मालूम है P6 में होता है, लेकिन एग्जाम टाइम में कैसे याद रहेगा, कैसे याद करोगे? देखो, मैं याद करने का बड़ा आसान तरीका बता देता हूँ। देखो, डी कौन सा अल्फाबेट है? फोर्थ। हम्म। ई कौन सा अल्फाबेट है? फिफ्थ। फिफ्थ, तो हाँ। बस उससे अगला अल्फाबेट वही है, P6। P6, ठीक है। या ठीक है जी, ऐसे याद रहेगा। हम्म।
कैसा कैसा सर? डी। डी इज द फोर्थ अल्फाबेट, ई इज हाँ। द फिफ्थ अल्फाबेट, बस अगला अल्फाबेट जो है वही है P6. सिक्स्थ। सिक्स इज द फॉर्म नंबर। ठीक है, डिक्लेरेशन भाई कोई तरीका तो बनाना पड़ेगा ना। हम्म। Yes, sir. ये हो गया। अच्छा, डिक्लेरेशन हो गया। डिक्लेरेशन के बाद क्या करना है? ये डिक्लेरेशन फाइल करना है क्या? किसको फाइल करना है ये? Adjudicating authority. अच्छा, डिक्लेरेशन के बाद में और क्या अगला अगला स्टेप क्या करना है? फिर स्पेशल रेजोल्यूशन और वो हाँ, है ना, हाँ, ठीक है, बेस प्लान ठीक स्पेशल है। रेजोल्यूशन, तो हाँ। स्पेशल रेजोल्यूशन या रेजोल्यूशन विद 3/4 मेजोरिटी। ठीक है। हम्म, अब डिक्लेरेशन भी हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन भी हो गया। उसके बाद क्या करना है? बेस रेजोल्यूशन प्लान। ठीक That है। should be filed to ROC. हाँ, Next, एक next बेस step. रेजोल्यूशन प्लान बना लिया इसने। उसके बाद में क्या, ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है इनसे अप्रूवल भी लेना है क्या अलग से फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन? हाँ, 66%। हाँ, तो आपने अप्रूवल भी लेना है फ्रॉम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो जब लेकिन आप अप्रूवल लोगे फ्रॉम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, तो उनको क्या क्या दोगे आप? डिक्लेरेशन, स्पेशल स्पेशल बेस रेजोल्यूशन। बेस रेजोल्यूशन और अदर डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन एंड हाँ, डॉक्यूमेंट, ठीक है। चार चीज, हाँ। अच्छा, उसके बाद में अब वो कहता है जी फीस भी बता दो अपनी। तो फीस कैसे कैसे लोगे? उसके लिए कोई फॉर्म है क्या? कोई कंसेंट फॉर्म है क्या? RP का consent form. Okay, नहीं। फॉर्म 1 15,000। हम्म। तो आपने, और उसमें फीस किस किस तरह से दिखाओगे दिखाओगे आप? फीस जो है, फीस, हाँ। आप उसे कहोगे जी मैं 3 तरह से फीस लूंगा। हाँ, यस यस, आ गया यार। ठीक है। हाँ, सबसे पहले मैं लूंगा जो बिफोर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। बिफोर प्री, हाँ। दूसरा, नॉर्मल प्री पीआईआरपी हैंडल करने के लिए। और हाँ, तीसरा, अगर, बोर्ड ऑफ, हाँ, मैनेजमेंट अगर, हाँ। हाँ, अगर मैनेजमेंट मेरे पास आ जाता है तो हम्म, फिर मेरी फीस ज्यादा हो जाएगी। तो हाँ। इस 3 तरह से फीस लूंगा। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी जाएंगी क्या फॉर्म 1 में, या लिखना जरूरी नहीं है? लिखी जाएंगी सर, हम्म। लिखी जाएंगी। तो अब तो आप क्लाइंट हैंडल कर लोगे इसका मतलब है? नॉट सो श्योर। आज सर, आज सर कुछ नहीं पढ़ पाई, एक एनबीएफसी का क्लाइंट फंस गया, दिमाग खराब कर दिया आपने। नहीं 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 नहीं, बहुत सिंपल है। देखो ऐसा है, you have answered most of the things. List of हाँ। creditors in P2. Then you have to call a meeting with 5 days notice. Notice will go to unrelated financial creditors. If there are no unrelated financial creditors, then notice will go to unrelated operational creditors. ऑपरेशन। Those constituting not less than 10%, they will propose the name of the IP, and with 66% majority, they will approve the name. Then declaration in Form P6, special resolution and base resolution plan will be prepared, and then we will obtain approval from unrelated financial creditors for filing the application. And we will give them these documents: declaration, special resolution, and base resolution plan. उसके बाद में we will get the approval of the this IP in form number 1, requesting him to uh, specify in what way he will be charging the fees. Yes. ठीक है। फिर बस वो, अब तो डायरेक्ट वो आ जाएगा 14 दिन में वो, ये जो फीस अगर। है, ये फीस आपकी फॉर्म 1 में है कहीं और है ये? नहीं, P3 terms of appointment. हाँ, Terms of appointment. ये फॉर्म P3 अप्रूवल ऑफ टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। और फॉर्म 1 में क्या है? फॉर्म 1 Written consent of RP. रिटर्न कॉन्सेंट अलग है और आपका P3 अलग है। दोनों ही फॉर्म जो है वो आपके आरपी से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो चलिए, इस तरह से हमें याद करना चीजों को। बेसिकली वी हैव टू मेमोराइज इन सच ए वे एज इफ वी आर हैंडलिंग ए क्लाइंट। तो देखो, आप 5 मिनट के अंदर सारा हमने रिवाइज कर लिया। यस सर। Our initiation of PPIRP form P4 that will be given at the time of application. ओके।
So we had done up to 54J, है ना? Now हम्म 54, 54J चले J. जाओ. हाँ, Yes, sir. Vesting management of corporate debtor with resolution professional. yes, yes. Now 54K. So I would request Ankita Saxena ji, are you there? अंकिता जी आप पढ़ोगे 54K? Consideration and approval of resolution plans. Yes. 1 minute, sir. Because 54K is a very important section. कौन बनेगा king? Yes, sir. This decides who will take over the company. The corporate debtor shall submit the base resolution plan referred to it in clause C of subsection 4 of section 54A. The resolution plan within 2 days of pre-packed insolvency commencement date and resolution professional shall present it to the committee of creditors. So The basically, committee- the base resolution plan has to be prepared by the CD, and within 2 days of the prepackaged insolvency commencement date, the RP shall present it to the COC. The committee And this COC, ये COC कैसे बनेगी? Who will be there in the COC? So the financial creditors, if the Yes. financial creditors are not available, operational creditors. Yes. Is there any limit on the operational creditors in COC? COC में कितने, अंकिता जी, कितने जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आएंगे? Regulation 25. So let us read regulation 25 also. Okay. By normal provisions we know. Normal में तो क्या होगा? Unrelated financial creditors आ जाएंगे. So please read regulation 25. Committee with only operational creditors. इधर आएगा Okay, 10-1-1. top 18. I hope my screen is visible. Visible, Yes, sir. sir. Yes. Visible. Yes, Yes, sir. sir. Yes. पढ़िए मैडम. Regulation 25. Where the corporate debtor has no financial debt or all the financial creditor are related party, the committee shall consist of operational creditor being not related to the corporate debtor as under 10 largest operational creditors by value, and if the number of operational creditor is less than 10, the committee shall include all such operational creditor. Second, one representative elected by all workmen other than those workmen included under clause A, and one representative elected by all employees other than those employees included in clause A. तो इतना ही काफी है. ठीक है. तो बेसिकली 10 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स इन नॉर्मल CIRP वहां कितना नंबर होता है? 18-1-1. 18 लार्ज. 18-1-1. ठीक है. तो 18-1-1 और यहाँ पर है 10-1-1. ये 10-1. कमेटी बन गई हमारी. दिस कमेटी इज टू बी फॉर्म्ड विद इन हाउ मच पीरियड? कितने दिन में कमेटी बनानी है ये? Within 21 days. कहां पर लिखा है बात? कहीं लिखा भी होगा ना? एक- 7 days sir लिखा है. 7 days, हाँ, 54. 54I. तो अभी Committee तो of 21 creditors. बोल रहे थे. Sorry. 54I. 7 days. Confused हो गई है मैं. The resolution professional shall within 7 days of the prepackaged insolvency commencement date constitute a committee of creditors based on the list of claims, provided that the composition shall be altered on the basis of updated list of claims. नहीं, फर्स्ट मीटिंग करनी है ना. फर्स्ट मीटिंग हैज टू बी हेल्ड विद इन 7 days. मेरा पॉइंट ये है कि विद इन हाउ मच पीरियड दिस कमिटी हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड. ये तो बोल रहा है फर्स्ट मीटिंग करनी है विद इन 7 days. कमेटी कितने दिन में कॉन्स्टिट्यूट करनी है? विद इन 7 days. Within 7 days. हाँ, विद इन 7 days कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट के 7 days के अंदर फर्स्ट मीटिंग करनी है. ठीक है. 7 plus मतलब 7+7 होगा सर. ये 7 + 7. 14 days. ठीक है जी. चलिए अब चलते हैं 54K पर. यस 54K. हाँ. The committee of creditor may provide the corporate debtor an opportunity to revise the base resolution plan prior to its approval under section 4
or invitation of prospective resolution applicants under subsection 5 as the case may be. So here, what they are saying is the committee may say that okay, whatever is the base resolution plan, please revise the same, because the base resolution plan is provided by the CD. So they will provide them the opportunity. They will provide the CD with an opportunity to revise the base resolution plan. ठीक है? Or invitation of prospective resolution applicants under subsection 5 as the case may be. Yes, next, the resolution plans and the base resolution plan submitted under this section shall conform to the requirements referred to in subsection 1 and 2 of section 30. So subsection 1 and 2 of section 30 we have already seen. What is that in summary form? Section 30 क्या बोलता है? Section 30 of CIRP. Section 30 of CIRP says many things. Liquidation value to the operational creditors, liquidation value to dissenting financial creditors, then it is capable of it is feasible, it is capable of implementation, etc., etc. ठीक है? तो 1, 2 and 5 of section 30. एक बार let us go to section 30. Let us see section 30 also. Section 1, 2 and 5. Subsection 1, 2 and 5. But you will notice that they have omitted 3 and 4 from here. ठीक है? यहाँ 3 और 4 की बात नहीं कर रहा वो. Yes, sir. तो यहां पर क्या कर रहा है? 1, 2. 1, 2 में क्या है? 1 में तो एफिडेविट लेना है आपको. ठीक है? दैट इज एलिजिबल. 2 में क्या है? बेसिकली Examine. RP examine resolution plan. Receive by एग्जामिनेशन. एंड 5 में क्या है आपका? 5 में है कि resolution applicant may attend the meeting of COC in which resolution plan Yes. of the applicant is considered. तो But ये है. but उसको right to vote नहीं होगा. ये भी हाँ, लिखना वो है. तो है ही. तो बेसिकली ही विल एग्जामिन एज पर सेक्शन 30. ठीक है? चलिए, ये हो गया. The committee of creditors may approve the base resolution plan for submission to the adjudicating authority if it does not impair any claims owed by the corporate debtor to the operational creditors. तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या बोलता है? कि there should not be any impairment. In case of normal CIRP, whether there can be any impairment of the claims of operational creditors in normal CIRP. Sir, impairment मतलब sir? Impairment means you are getting Reduction. less than what is due. Okay. Normal CIP में can be possible. CIRP it is possible because in CIRP what they are ensuring is, as per section 30, they are ensuring that the operational creditors get at least the liquidation value. So naturally the liquidation value must be less than the amount which is due to them. But here what they are ensuring? They are ensuring that the operational creditors, there is no haircut. ठीक है? Right. So they are saying the COC may approve the base resolution plan for submission to the adjudicating authority if it does not impair any claims owed by the corporate debtor to the operational creditor. Operational credit. Yes, it has got other meaning also. The other meaning is that there can be impairment of claims of financial creditors in the base resolution plan. Operational creditors का ही तो है ना? Right. Operational Right. creditors में ही क्या होगा? It shall not impair. It does not impair. But it may impair the claims of financial creditors. Financial creditor को बोल सकता है कि I'll pay them 60%. But in case of operational creditors, he cannot say so. So pre-pack में क्या हो गया? Pre-pack में देख लीजिए indirectly क्या हो गया? If the CD is submitting the base resolution plan, that means he is ready to pay all the government dues. ठीक है? Government dues पूरे देने पड़ेंगे. वर्कर्स वेजेस सैलरीज पूरी देनी पड़ेगी, तभी बेस रेजोल्यूशन प्लान बना पाएगा. सिर्फ क्या है? ओनली ही कैन इंपेयर द क्लेम्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिट. सिर्फ जो लोन है, लोन में कह सकता है भाई आई विल पे 60%, 70%, एंड दैट इज अप टू द सीओसी. सीओसी में क्या? सीओसी कौन है? सीओसी में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है ना? तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एग्री, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. दूसरे का कुछ कम कर नहीं रहे, सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का कम कर रहे हैं जो सीओसी में खुद बैठे हैं. ठीक है?
क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ये बेस रेजोल्यूशन प्लान और रेजोल्यूशन प्लान सर, इसका कहाँ मिलेगा, इसका डेफिनेशन वगैरह? डेफिनेशन तो सेक्शन Definition अभी में हमने पढ़ा ना, सेक्शन 5 में था ना डेफिनेशन। Section 5. ओके ओके सर, सेक्शन 5 में है। ठीक है सर, मैं देख लेता बेस रेजोल्यूशन प्लान आपका ये है ना, सेक्शन 5 है, सेक्शन 5(2)(a). बेस रेजोल्यूशन प्लान मीन्स रेजोल्यूशन प्लान प्रोवाइडेड बाय द सीडी अंडर क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 54A। रेजोल्यूशन प्लान तो वी नो, रेजोल्यूशन प्लान तो हमने देख ही लिया ना, रेजोल्यूशन हूँ। प्लान क्या होता है ना? जी सर। तो एक दर्शन भी करा दूं क्या रेजोल्यूशन प्लान के? नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है, अब आप है चलते रहिए सर, बेस रेजोल्यूशन प्लान मिल गया सर। बस बस ठीक है जी, चलिए। Where the committee of creditors does not approve the base resolution plan or base resolution plan impairs any claims owed by the corporate debtor to the operational creditors, ठीक है? या तो कमेटी को पसंद ही नहीं आया बेस रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है, या बेस रेजोल्यूशन प्लान impairs any claims owed by the corporate debtor to the operational creditors, ठीक है? इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, ये कहेंगे भैया नए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मंगाओ, ठीक है? ये ज्यादा सियाना बन रहा है सीडी, ये किसी को कुछ देने को राजी नहीं है, तो लेट अस इनवाइट मोर प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल इनवाइट प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स टू सबमिट a resolution plan or plans to compete with the base resolution plan in such manner as may be specified. Important thing is to compete with the base resolution plan. अभी भी क्या है कि उनके पास एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, ठीक है? डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, यू अंडरस्टैंड? Suppose a company has advertised for a post and they are having one departmental candidate also. So naturally they will prefer that departmental candidate provided he competes with that person. तो यहीं पर वही कॉन्सेप्ट है, टू compete with the base resolution plan, ठीक है? अभी इसको छोड़ा नहीं इन्होंने, इन्होंने कह दिया भाई तुम अगर उससे बेटर ला सकते, तुम अगर बेटर ऑफर दे सकते हो, जो भी प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आएगा इसमें करेंगे क्या, व्हाट दे विल डू, दे विल सेलेक्ट द बेस्ट, they will select the best resolution plan which is given by the prospective resolution applicants, and then they will give the chance to the AD to compete with that plan, ठीक है? तो बेसिकली क्या होगा उन दोनों के बीच में, और ये मैं इसको क्या कहते हैं हम, स्विस चैलेंज मेथड, ठीक है? टू compete with the base resolution plan in such manner as may be specified. The resolution applicant submitting resolution plans pursuant to invitation under subsection 5 shall fulfill such criteria as may be laid down by the RP with the approval of COC, having regard to the complexity and scale of operations of the business of the corporate debtor and such other conditions as may be specified, ठीक है? तो it is more or less similar. We have already seen in section 25(2)(h) also that the COC may give a criteria, ठीक है? वैसा ही कुछ क्राइटेरिया आपका रेगुलेशन 46 में भी दिया गया है। लेट अस सी रेगुलेशन 46 ऑल्सो। तो रेगुलेशन 46 क्या है, ये है रेगुलेशन 46, सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है? ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट may submit resolution plan or plans prepared in accordance with the code and these regulations to the resolution professional through electronic means within the time given in the invitation for resolution plan. A resolution plan which does not comply with the provisions of regulation 1 shall be rejected, ठीक है? चलिए, तो वो कहानी तो सेम सी है जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब चलिए, अब उसके बाद आगे क्या होगा? The resolution professional shall provide to the resolution applicants the basis for evaluation of resolution plans for the purpose of subsection 9 as approved by the committee of creditors subject to such conditions as may be specified. So they will provide the basis for evaluation, ठीक है? ये basis for evaluation क्या होता है? वही evaluation matrix, ठीक है? And the relevant information referred to in section 29 which shall mutatis mutandis apply to the proceedings under this chapter. Section 29 क्या है? Section 29 talks of information memorandum. That concept we have already seen. यहाँ पर क्या है?
One is preliminary information memorandum, which is prepared by the CD, and based on that, the RP prepares the information memorandum. ठीक है? The resolution professional shall present to the committee of creditors for its evaluation resolution plans which conform to the requirements referred to in subsection 2 of section 30. ठीक है? तो subsection 2 of section 30 क्या बोलता है? सेक्शन 2 बोलता है ऑफ सेक्शन 30, एक तो ये है कि पेमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, पेमेंट ऑफ डेट्स टू ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, ठीक है, एंड टू डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ये सारी बात सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 बोलता है, ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले भी। ठीक है। The committee of creditors shall evaluate the resolution plans presented by the RP and select a resolution plan from amongst them. ठीक है, जितने भी प्लान्स आए हैं इनको इवेल्युएट करेंगे और एक को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, where on the basis of such criteria as may be laid down by it, the committee of creditors decides that the resolution plan selected under subsection 9 is significantly better. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो प्लान आया है ये सिग्निफिकेंटली बेटर है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इसी को ही स्ट्रेट अवे सेलेक्ट कर ले, फिर पुराने के ऊपर नहीं जाएंगे, फिर बेस रेजोल्यूशन प्लान जो सीडी ने दिया उसके ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन सिग्निफिकेंटली बेटर होना चाहिए। ठीक है सर, एक शक सर। यस, फॉर एग्जांपल द अदर डे यू वर टेलिंग यस, यस सुधाकर जी, 20% 15% है तो हम ले सकते हैं। yes, 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 that criteria is there, no? That That means criteria is there in the 25%, right? regulations. So the COC will decide that criteria, no? ओके सर। हाँ. So this criteria will be decided by the COC, where on the basis of such criteria as may be laid down by it, the COC decides that the Right. resolution plan selected under subsection 9 is significantly better. So who will decide that the plan is significantly better? The COC. COC will decide. है ना? So such a resolution plan may be selected for approval under subsection 12, provided that the criteria laid down by the committee of creditors under this subsection shall be subject to such conditions as may be specified. Now, where the resolution plan selected under subsection 9 is not considered for approval, ठीक है, अभी क्या हो गया, जो सिग्निफिकेंटली बेटर है उसको भी कंसिडर नहीं किया फॉर अप्रूवल। ओके, ठीक है, और डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सबसेक्शन 10, it shall compete with the base resolution plan in such manner and subject to such conditions as may be specified, and one of them shall be selected for approval under subsection 12. ठीक है, दो प्लान हो गए। ठीक है, दो रेसलर हो गए, कौन से, एक तो इन हाउस रेसलर है हमारा जो सीडी है जिसने बेस रेजोल्यूशन प्लान दिया, और इनमें से एक सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, तो अब नाउ देयर विल बी कंपटीशन। ठीक है, it shall compete with the base resolution plan. The resolution plan selected for approval under subsection 10 or subsection 11, as the case may be, approved by the committee of creditors for submission to the adjudicating authority. ठीक है, provided that where the resolution plan selected for approval under subsection 11 is not approved by the committee of creditors, the resolution professional shall file an application for termination. ठीक है, तो टर्मिनेशन के लिए फाइल कर देंगे एप्लीकेशन, वो हमें मालूम है कि फॉर्म P13 में है। ठीक है, फॉर्म P13 तो हम भूल ही नहीं सकते। अप्रूवल कैसा है, 66% से। नाउ अंकिता जी थोड़ा समराइज कीजिए इसी को, अब तक हमने जितना पढ़ा, वट एवर वी हैव रेड इन सेक्शन 54 के, प्लीज समराइज इट इन 2-3 मिनट्स। Yes, sir. भाई देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बेस रेजोल्यूशन प्लान हमारे सामने है। बेस रेजोल्यूशन प्लान इज ऑलरेडी अमंगस्ट अस। Okay. So the COC will ask to revise the base resolution plan. Now he may revise it, he may not revise it. And one thing, the COC will ensure that there is no impairment of the claims of operational creditors. ठीक है, if there is no impairment, they may select that base resolution plan itself or the revised base resolution plan. ठीक है, but suppose the base resolution plan impairs the claims of operational creditors,
So then the COC may ask the RP to invite prospective resolution applicants. ठीक है? Yes. Then prospective resolution applicants will submit their resolution plans along with the affidavit. है ना? So we have to see the conditions which are given in section 30, and then we will select the one amongst them. Now, suppose 5 resolution plans came. One of them was selected as the best. Now that one may be significantly better than the base resolution plan. If it is significantly better, then the COC will straight away select that resolution plan. But if that plan is not significantly better, then 2 plans will compete with each other. एक तो बेस रेजोल्यूशन प्लान एंड द बेस्ट सेलेक्टेड आउट ऑफ देम. ठीक है, अभी तक हमने इतना पढ़ा. और उसके बाद में जो भी बेटर होगा उसको फिर क्या है, वो 66% मेजोरिटी से हम अप्रूव करते हैं. सो अप्रूवल of the resolution plan under subsection 4 or subsection 12, as the case may be, by the committee of creditors shall be by a vote of not less than 66% of the voting share after considering its feasibility and viability, the manner of distribution proposed, etc., etc. ठीक है. While considering the feasibility and viability of a resolution plan, where the resolution plan submitted by the CD provides for impairment of any claims owed by the corporate debtor, the committee of creditors may require the promoters of the corporate debtor to dilute their shareholding or voting or control rights in the corporate debtor. क्या मतलब है इसका? मतलब अब जो रेजोल्यूशन प्लान आया है, ठीक है, उसमें कोई इम्पेयरमेंट है. Yes, sir. तो in that case, if the corporate debtor is impairing the claims, so then the COC may require the promoters of the corporate debtor to dilute their shareholding or voting or control rights in the corporate debtor. वो कहते हैं भाई, you are asking the creditors to make a sacrifice, then you also make a sacrifice. ठीक है, you also dilute your stake in the company, provided that where the resolution plan. ये समझ में आ गया पॉइंट? सर एक बार फिर बताइए सर. यस यस सर, एक बार सर प्लीज हिंदी में भी थोड़ा समझा दीजिए कि मतलब एग्जैक्टली किसके पास जा रही है फिर इसका शेयर होल्डिंग. मतलब ये है कि प्लान आ गया, ठीक है, Yes, अब sir. फिजिबिलिटी और वायबिलिटी उसकी चेक कर रहे हैं. Right, sir. अब प्लान में क्या बोला? प्लान में बोला भाई हम तो जो है 70% देंगे जितना भी आपका क्लेम है. Right, sir. तो COC बोलती है भाई देखो, तुम 100 रुपए वाले को 70 रुपए दे रहे हो, तो तुम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो? तुम अपनी इक्विटी स्टेक भी कम करो कंपनी में. मतलब ये है. ठीक है, उससे क्या इफेक्ट रहेंगे सर अगर रिडक्शन ऑफ कैपिटल रहा है? that will come to meet the impairments. नहीं, रिडक्शन ऑफ कैपिटल Okay, okay. I am impairing. 100 रुपए वाला को 70 रुपया दे रहा हूँ. हाँ COC is asking me, you sacrifice by reducing, diluting the capital. हाँ. In what way it will affect the resolution plan, base resolution plan? नहीं, देखिए ऐसा है, इक्वेशंस विल चेंज ना. सपोज द रेजोल्यूशन प्लान इज, वो देखो रेजोल्यूशन प्लान में वो क्या करेगा, वो अपना कुछ फंड्स लाएगा, है कि नहीं. ही मे बी गेटिंग इक्विटी स्टेक इन द कंपनी, तो इक्वेशंस विल चेंज ना भाई. अब जो नया रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, सपोज वो कहता है जी मैं 100 करोड़ रुपए लाऊंगा, ठीक है. अब वो इक्विटी भी ला सकता है, डेट भी ला सकता है, कुछ तो फंड्स लाएगा ना कंपनी में. तो वो जो डेट इक्विटी रेशियो है उनका चेंज हो जाएगा. So for इसका the resolution applicant, sir, इसका इक्विटी कम हो गया ना, प्रमोटर का इक्विटी कम हो जाएगा. is it by the resolution applicant, sir? Yes, yes, yes. So basically, they are saying the promoter to dilute the equity stake. So if the promoter is diluting the equity stake, that means the equity stake of the other party is increasing. Okay, sir. Even if it is not, मान लो वो डेट लेके आ रहा है, अगर वो इक्विटी लेके आ रहा है तो बैलेंस चेंज हो जाएगा. अगर डेट लेकर के आ रहा है तो भी डेट इक्विटी रेशियो चेंज हो जाएगा. So basically, ये जो है, the committee of creditors may require the promoters of the corporate debtor to dilute their shareholding or voting or control rights in the corporate debtor. मतलब भाई तुम अपना राइट भी तो कम करो ना. तुम अपना राइट तो कम नहीं कर रहे, दूसरे को बोल रहे हो सेक्रीफाइस करो. पॉइंट यहां पर ही है. क्लियर है अंकिता जी? हाँ मतलब सर I'll just rephrase it. So basically they are disincentivizing the corporate debtor यस. कि अगर आपने अभी हमें like 100 में से 75 रुपीज दिए हैं तो you also reduce your equity.
यस, बिल्कुल ताकि बिल्कुल। और लोगों का उसमें शेयर होल्डिंग बढ़े। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ओके बिल्कुल। ओके यस सर। ठीक है। सिर्फ प्रमोटर को बोल रहा है वो, है ना। हम्म प्रोवाइड दैट, क्योंकि बाकियों का तो चेंज नहीं हो रहा ना, सिर्फ प्रमोटर का चेंज हो रहा है। भाई इक्विटी तो, कैपिटल इक्विटी जो है कंपनी में तो कई लोगों की होती है, प्रमोटर की भी होती है, बाकी जनरल शेयर होल्डर्स भी होते हैं। तो वो प्रमोटर को कह रहे हैं अपना स्टेक कम करो। yes, sir. इसका मतलब क्या है कि दूसरे लोग उसमें आएंगे, अदर देन प्रमोटर्स, बेसिकली ये है। Okay, some other, directors will come, sir. यस, Okay. आइदर दे विल बी द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, और जनरल पब्लिक अपना स्टेक आप डाइल्यूट करोगे ना, तो यू विल ऑफलोड इट टू समबडी, दैट Okay, गिव्स so द they रेजोल्यूशन will take the एप्लीकेंट। share. हाँ जी। They will take the share. Whoever is the new director, वो यस, शेयर खरीदेगा. यस, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोवाइड दैट वेयर द रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट प्रोवाइड फॉर सच डाइल्यूशन, ठीक है, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल प्रायर टू द अप्रूवल ऑफ सच रेजोल्यूशन प्लान एज द केस में बी रिकॉर्ड रीजंस फॉर इट्स अप्रूवल। ठीक है, तो सीओसी को रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे व्हाई दे आर अप्रूविंग सच रेजोल्यूशन प्लान विच इज नॉट आस्किंग फॉर डाइल्यूशन। ठीक है, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव्ड बाय द सीओसी एज द केस में बी टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। For the removal of doubts, it is hereby clarified that CD, being a resolution applicant under clause 25 of uh, section 5, may submit the base resolution plan either individually or jointly with any other person. ठीक है, तो सीडी सिंगली और जॉइंटली में जो सबमिट द बेस रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है, for the purpose of subsection 4 and 14, claims shall be considered to be impaired where the resolution plan does not provide for the full payment of the confirmed claims as per the updated list of claims maintained by the resolution person. ठीक है, तो जो भी confirmed claims है, अगर उसमें से कम दे रहा है तो वो फिर इम्पेयरमेंट मानी जाएगी। ठीक है, नाउ 54L। 54L क्या बोलता है? ये 54 के समझ में आ गया कि नहीं आया, पहले तो ये बताइए। है रितु जी, समझ में आया नहीं आया 54 के? यस सर, आया आया। है ना, हम्म, मुश्किल नहीं है, आ गया। है ना। नहीं सर, आ गया। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन वेरी इजी टर्म्स मेरे हिसाब से। वापस सर सुनेंगे ना, आपका आपने जो बोला है वापस सुनेंगे ना, तो 100% और अच्छा आ जाएगा। हाँ, ठीक है। 54L बोलता है अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अच्छा, ये जो अप्रूवल तक कितने दिन में देना है, ये अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान कमेटी को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कितने दिन में देना है? 7 देर days। इज एनी टाइम लिमिट? 7 days। 90 days में देना है। यस, विद इन 90 डेज ऑफ द 90 पैकेज days। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, क्योंकि 30 डेज आपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए रखे हैं। अगर 90 डेज में, इफ विद इन 90 डेज नो रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड, देन यू विल अप्लाई फॉर टर्मिनेशन अंडर P13। ठीक है, ये तो कल भी पढ़ चुके हैं हम लोग। नाउ अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, if the adjudicating authority is satisfied that the resolution plan as approved by the COC under subsection 4 or subsection 12 of the case may be of section 54K, subject to the conditions provided therein, meets the requirements as referred to in subsection 2 of section 30। ठीक है, so adjudicating authority will itself satisfy कि conditions of section 30 subsection 2 are met, it shall within 30 days of the receipt of such resolution plan by order approve the resolution plan। ठीक है, they will also satisfy that it has provision for its effective implementation। ठीक है, ये हो गया 54 है, यस। अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। ये 54L को कैसे याद रखोगे आप? क्या था उसमें? एल के लिए क्या क्या याद किया था हमने? कुछ याद किया था ना? हम्म 54L को याद करने के लिए क्या था हमारे पास? लाइकिंग ऑफ ये करके। यस, हाँ, हम्म। लाइकिंग ऑफ ए। एल से हमने किया था लाइकिंग ऑफ ए, तो अगर वही जो पियामन भाई, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है ना, उसको लाइक होना हाँ। चाहिए, लाइकिंग ऑफ ए, एल। चलिए, हो गया।
Now next, where the adjudicating authority is satisfied that the resolution plan does not conform to the requirements referred to in subsection 1, it may within 30 days of the receipt of such a resolution plan by an order reject the resolution plan and pass an order under section 54N. ठीक है, तो 30 days का टाइम है with the adjudicating authority to approve or reject. ठीक है, notwithstanding anything to the contrary contained in this section, where the adjudicating authority has passed an order under subsection 2 of section 54J. ठीक है, सेक्शन 54J आपको मालूम ही है ना, सेक्शन 54J में बोला भाई तुम जाओ हम संभाल लेंगे. And the resolution plan approved by the COC under subsection 4 or subsection 12 as the case may be of section 54K does not result in the change in the management or control of the CD to a person who was not a promoter or in the management or control of the corporate debtor. क्या मतलब, आपने उसको भगाया था प्रमोटर को क्योंकि वो फ्रॉड कर रहा था 54J में. अब जो प्लान आया उसमें वो दोबारा आ गया वही आदमी. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल पास एन ऑर्डर रिजेक्टिंग सच रेजोल्यूशन प्लान. ऐसे रेजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है, टर्मिनेटिंग द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड पासिंग ए लिक्विडेशन ऑर्डर, और लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर देंगे. ठीक है, and declaring that the pre-packaged insolvency resolution process cost, if any, shall be included as part of liquidation cost. समझ में आ गया पॉइंट ये वाला? हाँ जी. यस सर. 54L4, 54J में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक ऑर्डर पास किया कि पुराने मैनेजमेंट को हटाओ क्योंकि ये फ्रॉड कर रहा है. ठीक है, लेकिन जब रेजोल्यूशन प्लान आया तो उस टाइम फिर वही आदमी आ गया दोबारा. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर देगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कि भाई इनको तो कोई आदमी ही नहीं मिल रहा, उसी आदमी को बार बार ला रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं, ये दोबारा ला रहे हैं उसको. ठीक है, तो उस केस में टर्मिनेट कर देंगे प्रोसेस को और लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर देंगे. क्लियर है? यस सर. 54M, अपील अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 54L. 54M को कैसे याद करोगे? मिलॉर्ड. M से मिलॉर्ड, अपील. Any appeal against an order approving the resolution plan under subsection 1 of section 54L shall be on the grounds laid down in subsection 3 of section 61. क्योंकि वो कई बार पूछ लेता है कि 54M किससे रिलेट करता है, तो M से अगर मिलॉर्ड आपको याद रहेगा तो आप अपील वाला टिक कर दोगे, बस एक नंबर मिल जाएगा. 54N, 54N क्या है? टर्मिनेशन ऑफ प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. Where the resolution professional files an application with the adjudicating authority under the proviso to subsection 12 of section 54K, ठीक है, or under subsection 3 of section 54D, the adjudicating authority shall within 30 days of the date of such order terminate the pre-packaged insolvency resolution process. यहां पर टर्मिनेशन हो रहा है, यहां लिक्विडेशन नहीं हो रहा. ठीक है, तो लिक्विडेशन कहां हो रहा है आपका? 54L के अंदर, जहां पर चेंज मैनेजमेंट में हुआ, 54J का ऑर्डर पास हुआ, लेकिन फिर भी दोबारा वही प्रमोटर आ गया. ठीक है, 54N में क्या है? नो रेजोल्यूशन ऑर्डर वाज पास्ड और नो रेजोल्यूशन प्लान वाज सेलेक्टेड, वाज अप्रूव्ड. तो इन दैट केस adjudicating authority will terminate the prepackaged insolvency resolution process and provide for the manner of continuation of proceedings for avoidance transactions. जो PUFE transactions की proceeding है वो चलती रहेंगी. ठीक है, नॉर्मल CIRP में भी यही है. Where the resolution professional at any time after the prepackaged insolvency commencement date but before the approval of resolution plan, ठीक है, under subsection 4 or subsection 1, 2 and 3 of section 31, एक मिनट, as the case may be, intimates the adjudicating authority, एक मिनट, नहीं सर, एक मिनट, of the decision of COC. हाँ, where the resolution professional at any time after the prepackaged insolvency commencement date but before the approval of resolution plan
under subsection 4 or subsection 12 as the case may be of section 54K intimates the adjudicating authority, एक मिनट, of the decision of the COC approved by a vote of not less than 66% to terminate the prepackaged insolvency resolution process, the adjudicating authority shall pass an order under subsection 1. ठीक है, तो टर्मिनेट कर देंगे. Where the adjudicating authority passes an order under subsection 1, the corporate debtor shall bear the prepackaged insolvency resolution process cost. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? CD will bear the cost. जो भी कॉस्ट अभी तक आई है, CD will bear. Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, where the adjudicating authority has passed an order under subsection 2 of section 54J, ये तो हो ही गया हमारा 54, and the prepackaged insolvency is required to be terminated under subsection 1, the adjudicating authority shall pass an order of liquidation in respect of the CD and declare that the prepackaged insolvency shall be included as part of liquidation cost. 54O बोलता है initiation of CIRP. ठीक है, O मतलब जीरो. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि initiation of CIRP. The committee of creditors at any time after the prepackaged insolvency commencement date, but before the approval of resolution plan, as the case may be of section 54K, by a vote of not less than 66% of the voting share, may resolve to initiate a CIRP. अब वो COC कभी भी डिसाइड कर सकती है कि भाई इसकी CIRP शुरू कर दो, if such corporate debtor is eligible for CIRP, क्योंकि ये बेनिफिशियल प्रोविजन है PPIRP. भाई PPIRP किस लिए कहा कि भाई देखो कंट्रोल इसी के पास रह जाएगा, CD के पास ही रह जाएगा. ठीक है, बिकॉज देयर मे नॉट बी मेनी टेकर्स फॉर दिस MSME. तो इसीलिए CD कोई बेस रेजोल्यूशन प्लान लाने दो, और अगर वो इंपेयर नहीं करता और फाइनेंशियल क्रेडिटर सेटिस्फाइड है तो लेट इट बी सक्सेसफुल. ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए COC डिसाइड करती है भाई इसको CIRP में ले जाओ. ठीक है, डिफॉल्ट उसका था 2 करोड़ रुपए का. ठीक है, 2 करोड़ का डिफॉल्ट था, उसने PPIRP शुरू कर दी. उसने सोचा PPIRP मेरे लिए बेनिफिशियल है. ठीक है, क्योंकि कंट्रोल मेरे पास रहेगा. तो अगर एट एनी टाइम इफ द COC फील्स, तो क्या होगा? COC को एक पास करना पड़ेगा वोटिंग रेजोल्यूशन नॉट लेस देन 66%. सो दे मे रिजॉल्व टू इनिशिएट CIRP. सर सच कॉर्पोरेट डेटर इज एलिजिबल होना चाहिए. यस सर, एलिजिबल तो पहले हमने उसका MSME में पहले उसके क्राइटेरिया को मीट किया. नहीं, एलिजिबल फॉर CIRP यहाँ बोल रहा है. देखिए तो है ना, CIRP मान लीजिए उसका डिफॉल्ट था 50 लाख रुपए. ठीक है, 50 लाख था, उसने PPIRP शुरू कर लिया, पर CIRP के लिए तो एलिजिबल नहीं है ना वो, हाँ क्योंकि जी, 1 करोड़ से कम है. ठीक तो है, उस केस में ये नहीं हो सकता 54 हो. ठीक है जी, ठीक है ना, अगर 1 करोड़ से ऊपर है तभी होएगा ना एलिजिबल. तभी होएगा. और COC तो वैसे भी कंसेंट देगा, जहां भी दे देगा तो वो ठीक है, वो लिमिट ही चेंज होगा 1 करोड़ वाला. हाँ, बस यही बात है. ठीक है, अगर 1 करोड़ से कम है तो फिर हो ही नहीं सकता ना ये केस. जी सर, इसीलिए लिख दिया सच कॉर्पोरेट डेटर इज एलिजिबल फॉर CIRP, जी सर. notwithstanding anything to the contrary contained in chapter. Yes, yes सुधाकर जी. ने पूछा सर मैं, हाँ जी, कुछ ने पूछा सर मैं. okay. Notwithstanding anything to the contrary contained in chapter 2, where the resolution professional intimates the adjudicating authority of the decision of COC, the adjudicating authority shall within 30 days of the date of such intimation. ठीक है, COC ने डिसाइड किया विद 66% मेजोरिटी, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कितने दिन है? 30 डेज. ठीक है, तो दे विल टर्मिनेट द PPIRP एंड इनिशिएट CIRP. अपॉइंट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रेफर्ड टू इन क्लॉज B ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 54B एज द IRP. ठीक है, ये पहले हीरो था, अब ये जीरो हो गया. पहले इसका नाम RP था, अब इसका नाम IRP हो गया, डिमोशन हो गया इसका उल्टा. ठीक है, subject to submission of written consent by such resolution professional to the adjudicating authority in such form as may be specified. Declare that the prepackaged insolvency resolution process cost, if any, shall be included as part of insolvency resolution process cost. ठीक है,
Where the resolution professional fails to submit a written consent, the adjudicating authority shall appoint an IRP. कहाँ हो गया ये? By making a By reference. making a reference to the board for recommendation in the manner as provided under section 60. ठीक है, वो बोर्ड से पूछ लेंगे. Where the adjudicating authority passes an order under subsection 2, such order shall be deemed to be an order of application, admission of application under section 7. ठीक है, तो इसको क्या मान लिया जाएगा? सेक्शन 7 की एप्लीकेशन मान लिया जाएगा. कई बार इससे सवाल पूछ लेता है. ठीक है, पीपीआईआरपी को सीआईआरपी में कन्वर्ट किया तो ये कौन सी इट विल बी डीम्ड एज एप्लीकेशन अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 7, सेक्शन 10. तो कई बार हमें हो सकता है कि हम सोचे सेक्शन 10 का होना चाहिए, है ना, बट 10 का नहीं है, यहाँ पर सेक्शन 7 है. ये ध्यान रखना है. एंड shall have the same effect. The corporate insolvency resolution process shall commence from the date of such order. ठीक है, the proceedings initiated for avoidance of transactions or proceedings initiated under section 66 and section 67A, if any, shall continue during CIRP process. For the purpose of section 43, 46 and 50, references to the insolvency commencement date shall mean pre-packaged insolvency commencement date. देखिए, अगर हम इफ वी रीड सेक्शन 43, 46 और 50, वहां पर क्या है? वहां एक देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लुक बैक पीरियड. ठीक है, दैट लुक बैक पीरियड इज 2 years इन केस ऑफ related party. हाँ, रिलेटेड पार्टीज एंड 1 year इन केस ऑफ अनरिलेटेड पार्टीज. तो वहां पर क्या बोलता है? वहां इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है, तो वो जो रेफरेंस है इट शैल मीन प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. तो ये पीपीआईआरपी वाला जो पीरियड है वो भी इसके अंदर काउंट हो जाएगा. ठीक है, computing the relevant time or the period for avoidable transactions, the time period for the duration of the PPIRP shall also be computed. ठीक है, तो it shall also be included. Now 54P. 54P क्या बोलता है? Application of provisions of chapter 2, 3, 6 and 7 ये भी apply होंगे. ठीक है, references to the members of the suspended board of directors or partners under clause B of subsection 3 of section 24 shall be construed as reference to the members of the board of directors or the partners unless an order has been passed by the adjudicating authority under section 54J. ठीक है, अब आपने कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बना दी, तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में क्या आप सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी नोटिस दोगे? यहाँ तो सस्पेंड हुए ही नहीं, तो क्या होगा? कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में वो आएंगे या नहीं आएंगे? मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स They will be there, sir, but they don't have the right to vote, sir. हाँ, वो तो है ही, खैर नेचुरली. बट दे विल ऑल्सो कंटिन्यू टू होल्ड देयर ओन मीटिंग्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी मीटिंग होगा, उसमें भी ये आरपी जाएगा. वो भी हमने पढ़ा ना, बोर्ड की भी तो मीटिंग चलती रहेगी ना. बोर्ड तो सस्पेंड हुआ ही नहीं इन केस ऑफ पीपीआईआरपी. Correct, sir. सो बोर्ड का भी मीटिंग चलता रहेगा एंड ही हैज ए राइट टू अटेंड दोज मीटिंग्स ऑल्सो. Here, in the case of PPIRP, the RP as a monitor यस, मॉनिटर, the board, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. But in the case of if converted to section 7, then board will be suspended and Yes, the yes. IRP will be the whole. बिल्कुल 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 No, बिल्कुल. but board will be suspended, sir. But suppose PPIRP has been converted to CIRP, समझो sir. जी sir. यस तब they will become suspended director, sir. यस, हाँ बिल्कुल, वो तो सीआईआरपी वाला प्रोविजन चल रहा है. Oh, right, sir. ठीक है जी. तो ये हमारा पीपीआईआरपी खत्म हो गया. नाउ लेट अस सी सम केस स्टडीज एंड वी विल बी कवरिंग द रेगुलेशंस थ्रू दैट केस स्टडी. Right, sir. ये स्क्रीन मेरा नजर आ रहा है आपको, है ना? तो चेंज होना सर. अरे तो वो वन लाइनर आ रहा है. वन लाइनर है ना? तो वही है, हाँ. यही है ना. ये यहीं से शुरू किया ना हमने. हम्म. ठीक है, अब चलिए. ये सेक्शंस हो ही गए हमारे, ये तो पढ़ ही लिया हमने. इसके बाद सेक्शन 11 है. सेक्शन 11 भी इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं.
सेक्शन 11 है तो हमने पढ़ लिया पहले ही, है ना। तो सेक्शन 11 है क्या बोलता है बेसिकली, दोबारा देख लेते हैं। सेक्शन 11 ये बोलता है, भाई देखिए, दिस प्री पैक केम इन 2021 आफ्टर कोविड, so naturally it is a beneficial legislation. CD would like to avail this opportunity. But let us say an application is already pending. ठीक है, then what will happen? So there are three scenarios which are given in section 11A. मतलब बिफोर पीपीआरपी मतलब सीआईआरपी इज इन फोर्स सर, इन Yes. वोग। हाँ हाँ, ओके, CIRP का चल रहे। एप्लीकेशन लग गया, ओके, अभी एडमिट नहीं हुआ, एडमिट हो गया फिर तो CIRP ही चलेगा। हाँ हाँ हाँ, अब क्या है, पहले 54C का एप्लीकेशन लगा दिया, अभी 54C एडमिट नहीं हुआ, ठीक है, ओके, वेयर एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 54C इज पेंडिंग। So in that case, what will happen? The adjudicating authority shall pass an order to admit or reject such application before considering an application filed under section 7 or 9 or 10. अब इधर में क्या किया, 54C का भी एप्लीकेशन लगा दिया, 54C का भी पेंडिंग है, और 7, 9 या 10 का भी एप्लीकेशन लग गया। तो उस केस में पहले 54C को डिसाइड करेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये मतलब है। ठीक है, क्लियर है, बिकॉज इट इज ए बेनिफिशियल प्रोविजन फॉर द कॉर्पोरेट डेटर्स। सेकंड सिचुएशन क्या है, 7, 9 एप्लीकेशन was filed earlier and 54C is filed within 14 days of filing the application, because 14 days time is given to the adjudicating authority. तो उस केस में भी 54C को पहले डिस्पोज ऑफ करेंगे। क्लियर है, 7, 9, 10 पहले फाइल हो गया, 54C बाद में फाइल हुआ, बट विद इन 14 डेज। तो उस केस में विच एप्लीकेशन शैल बी डिस्पोज ऑफ फर्स्ट, 54C। In both the cases, sir, for 54C will prevail, na? यस, थर्ड में क्या है कि 54C इज फाइल्ड 14 डेज आफ्टर द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन अंडर 7, 9 और 10। तो उस केस में पहले 7, 9 और 10 का डिस्पोजल होगा। ठीक है, आफ्टर 14 डेज फाइल किया तो। हाँ 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 ICD के बाद चेंज नहीं होगा सर। हाँ, नहीं आईसीडी की बात ही नहीं है, आईसीडी तो हुआ ही नहीं, अभी सर, एप्लीकेशन फाइल हो गया, 14 दिन में एडमिट नहीं हुआ समझ लीजिए, और हम्म, 14 दिन के बाद फाइल कर रहे हैं 54C वाला, तो पहले 7, 9 या 10 का डिस्पोजल होगा। but for there, sir, there is a condition na to admit the application within नहीं 50. एडमिट, कोई अगर एडमिट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन नहीं होता है। सपोज the adjudicating authority does not decide within 14 days, they have to just record the reasons in writing, बस that's all, और हाँ कुछ जी, नहीं हाँ है। जी, जी जी, ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिक रिजेक्शन या ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं होता, ठीक है सर। है ना। सर सर 12A से निकाल के और फिर 54C में डाल सकते हैं? है, सर 12A में से निकाल के और फिर 54C में डाल सकते हैं? देखिए ऐसा है, 12A क्या है, 12A तो विड्रॉल है। यस सर। 12A का मतलब ये है कि आपने, ये 12A में तो CIRP एडमिट हो गई आपकी, है ना। 12A सेक्शन क्या है, 12A सेक्शन ये बोलता है कि आपकी CIRP एडमिट हो गई, नाउ यू वांट टू विड्रॉ द एप्लीकेशन। ठीक है, अब आपकी CIRP हो गई और आपने एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली, अब 54A पर जाओ दोबारा। 54A क्या बोलता है, 54A कुछ बोलता है ना, 54A क्या बोलता है, एक बार 54A देख लेते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो 3 years गैप देना होगा तो। नॉट गोइंग अंडर CIRP। हम्म, हाँ ठीक। तो अगर वो कंडीशन, वहां से हमें कंडीशन देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है सर। 2A में। ठीक है जी, चलिए, वो नो PPARP CIRP है ना, तो उस कंडीशन 3 में years भी पीरियड है, 3 years पीरियड है PPIRP और CIRP से गैप देना होगा, गैप देना होगा। 54A2A। ये तो हो ही गया हमारा। अब हम जरा एक बार वो देख लेते हैं, ये चार्ट वार्ट तो आप देख ही लोगे, ठीक है। ये मिताली एंड
इसको छोड़ो, ये तो हो ही गया, कई बार हो गया ये। दूसरा ये ये भी हो चुका। Ramlal made a default of 100 lakhs to National Bank Limited, a financial creditor. ठीक है। Ram Limited has a turnover of 50 crores, an investment in plant and machinery amounting to 70 crores, out of which 30 crore is towards pollution control equipment. ठीक है। Because for classification as MSME, क्या क्राइटेरिया होता है? टर्नओवर कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम? टर्नओवर का क्राइटेरिया ना, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? ये होना चाहिए मेरे ख्याल, मेरे पास। टर्नओवर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 40 करोड़ सर। ये है, नजर आ रहा है आपको, देखिए सामने। हाँ ये है ना। हाँ, टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? 5 करोड़। 4 crores 550 और 250। 50 और 250। 250। वो 4 और 40 तो उसके लिए है, स्मॉल कंपनी के लिए। हाँ जी, हाँ जी। वो दैट इज डिफरेंट। वो उसके लिए, फास्ट ट्रैक के लिए। बट हियर इट इज फॉर एमएसएमई। एमएसएमई में 550। हाँ 50 करोड़ हो सकती है This is मैक्सिमम। for classification, sir. यस। सो 50 करोड़, और टर्नओवर हमारी 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इफ ए कंपनी इज हैविंग इन्वेस्टमेंट इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़ या टर्नओवर इन एक्सीडिंग 250 करोड़, तो फिर वो एमएसएमई में नहीं आएगा। ठीक है। Right. Right. अब चलिए, लेकिन इसमें क्या है, हमारे को जो है कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये वगैरह हाँ एक्सक्लूडेड है। एक्सपोर्ट टर्नओवर भी एक्सक्लूड करनी है। excluded। अब हम अपनी केस स्टडी पर चलते हैं। So what all should be excluded, sir? कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, R&D, रिसर्च कॉस्ट वगैरह। Okay. ये देखिए नाउ। सो टर्नओवर 50 करोड़ टर्नओवर, ठीक है। हाँ और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट मशीनरी, About the 70 crore, out of which 30 crores is towards pollution control. टोटल फाइनेंशियल मतलब 40 crores आएगा, सर। हाँ 40 आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा मीडियम में आ जाएगा। ये 30 crore pollution control exempted बोल रहे हैं ना, सर? हाँ, तो ये हो गया हमारा। ठीक है। 40 हो गया। 40 हो गया। और डिफॉल्ट कितना है? 100 lakhs का। वेदर दिस कैन गो इन फॉर पीपीआईआरपी और नॉट। और फाइनेंशियल डेट भी है ना 210। टोटल फाइनेंशियल डेट इतना है, डिफॉल्ट 100 lakhs का है। ओके। तो जा सकता है पीपीआईआरपी में? नहीं, दिस इज माय क्वेश्चन। यस सर, जा सकता है। नहीं जा सकता सर। क्यों? 10 लाख का होना चाहिए ना। क्या? 10 से लाख? एटलीस्ट 10 है। 10 लाख तो मिनिमम है सर, मैक्सिमम तो चाहे 1000 करोड़ का हो। मिनिमम है वो 10 लाख, मैक्सिमम नहीं है। है ना? यस सर। क्यों मंजी जी? सर यदि 1 करोड़ से ऊपर होगा तो फिर तो CIRP दूसरे वाले में चला जाएगा ना। ना 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 ना, वो क्यों सीआईआरपी में जाएगा? भाई सीडी को तो किस में बेनिफिट है? सीडी को तो पीपीआईआरपी में बेनिफिट है। तो सीडी तो हमेशा पीपीआईआरपी में जाना चाहेगा, वो क्यों सीआईआरपी में जाएगा? सीआईआरपी में तो कंट्रोल दूसरे के हाथ में चला जाएगा, इसमें कंपनी उसके कंट्रोल में रहेगी। Right, sir. There is a subtle difference. तो नेचुरली ही विल प्रेफर पीपीआईआरपी ना, वो सीआईआरपी में क्यों जाएगा सीडी? Right, sir. ठीक है सर। Like in case of PPIRP, only the CD can move the application. इसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर cannot move the application, हाँ जी, जी सर, जी सर। है ना? हाँ जी, प्राइमरी पे से जी है इसकी। ये बेटर रहेगा ना उसके लिए, तो वो जी उसमें क्यों जाएगा? जी सर। तो फॉलोइंग आर दी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ये हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं। नाउ राम लिमिटेड अप्रोचेस यू टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर प्रीपैक। राम लिमिटेड इश्यूज ए नोटिस फॉर कन्वीनिंग मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है। तो राम लिमिटेड विल इश्यू द नोटिस ऑफ मीटिंग टू ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, all financial creditors who are not related parties, all the creditors and shareholders, all of the above.
B point. B. B, sir, all financial creditors who are not related Not parties. related. Okay. But suppose there are no financial creditors in the company, then to Then whom operational creditors, sir. Unrelated operational. Unrelated operational creditors, Okay. 10 maximum. No. 10 is not there. 10 is Hmm. only for COC. That is for some other purpose. Sir. So if he says whether to unrelated operational, so he will frame the question like this. There are no financial creditors in the company, or all the financial creditors are related parties. In that case, notice for convening the meeting shall be sent to option 1, 10 largest operational creditors. Second option, all unrelated operational creditors. So which one will you choose? Unrelated operational Unrelated creditors. operational. हाँ बिल्कुल, वो जो 10 वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ सीओसी के लिए, इसके लिए नहीं है. Right, sir. Please read Regulation 14. Regulation 14 talks of unrelated financial creditors, and they say if there are no unrelated financial creditors, then the same provisions will apply mutatis mutandis to operational creditors. है ना, ये Regulation 14 बोलता है. So चल, whenever we read operational CD or financial creditors or OC, we should always add the term unrelated yes, in PPIRP. yes. ठीक है जी, चलिए. But So, in all others also unrelated है ना, sir? हाँ जी, In other cases in CIRP also unrelated parties है ना, sir? नहीं सीआईआरपी में तो, सीआईआरपी में ये नोटिस वाला पंगा ही नहीं है ना, ये सब नोटिस वाली बात ही नहीं है. Okay. वहां पर तो क्या है, वहां पर तो इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर दे देमसेल्व्स गिव द नेम व्हाइल फाइलिंग द एप्लीकेशन इटसेल्फ. Right, sir. ना तो प्रोसीजर इज समथिंग डिफरेंट ना. Hmm. और इन केस ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स दे मे और मे नॉट गिव द नेम, देन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल सेलेक्ट. बट हियर Correct. द अप्रोच इज स्लाइटली डिफरेंट. सो ऑल द थिंग्स आर बीइंग सर्व्ड रेडीमेड टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. Right, sir. भाई देखो यहाँ पर रेडीमेड दे रहे हो ना आप क्या कर रहे हो. अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर ने क्या किया, नाम भी सेलेक्ट कर लिया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, है ना. दे Yes. आल्सो अप्रूव्ड द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन. तो ऑल इट मींस दे हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड इन पीपीआईआरपी, है ना. Right, sir. भाई पीपीआई, भाई बेसिकली क्या होता है कि उनको पता है भाई सीओसी में कौन आएंगे, हु विल कम टू द सीओसी, बेसिकली द अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. नाउ इफ अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर ऑलरेडी कन्विंस्ड, ठीक है, they are approving the name of the IP, they are approving the filing of application, so that means they are ready. Yes, sir. And if they approve, they could approve the base resolution plan also. तो वहीं पर प्रोसेस एंड हो जाएगा, फिर there is no need to invite other resolution plans, है ना. तो ये Yes, sir. सिंपल प्रोसेस है पीपीआईआरपी. ठीक है जी, Right, sir. ये तो हो ही गया. फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके. नेक्स्ट, द नेम ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोस्टल मे बी प्रपोज्ड बाय, कौन प्रपोज करेगा, all financial creditors, all financial creditors who are not related parties, National Bank, C Bank and E Bank. एक बार देख लेते हैं. ये देखिए 210 lakhs का टोटल है. Okay. तो who can propose the name? भाई इनमें से कौन कौन नेम प्रपोज कर सकेगा, बताइए. जिसको 21% है. हैं कितना? 21 लाख 10%. हम्म, तो किस किस National Bank, National National Bank, Bank, C Bank, and E Bank. E-Bank. बस, National Bank, C Bank, And E-Bank. E Bank. तो बस ये 3 कर देगा. ठीक है, तो हाँ. नेशनल बैंक, सी बैंक एंड ई बैंक हो जाएगा. Bank. Yes, sir. The resolution professional shall be selected by financial creditors. ठीक है. Yes, sir. पहला है unrelated parties with 51% majority, unrelated parties with 66% majority, all financial creditors with 66% majority, unrelated financial creditors with not less than 66% D, majority. sir. C. D. Not D, less sir. than D. D. Unrelated. भाई देखो ऐसा है, जो related parties है, they will not be invited to the meeting itself. Correct, उनको sir. meeting उनको तो मीटिंग में बुलाया ही नहीं, बुलाया नहीं है. है ना.
तो जो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है दे विल सेलेक्ट एंड इफ सर वहां विथ नॉट लेस देन 66% दिया हुआ है सर, हाँ दैट सटल डिफरेंस है। सी ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स विथ बिकॉज अनरिलेटेड ऐड करना सर जरूरी है, यस अनरिलेटेड, हाँ बिल्कुल, एंड इट शुड बी नॉट लेस देन। यस 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 यस, ठीक है जी। चलिए, नाउ फीस पेबल टू द रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल शैल इंक्लूड प्री और एक्सपेंसेस और मैनेजमेंट पास हो जाएगा सर, तीनों 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 ही ऐड और होगा। और तीनों, है ना, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसको। ये तो सर कभी नहीं भूल सकते हम। हम्म ये अपने पैसा कमाने के लिए ना, इसलिए ये नहीं भूल सकते। ये सर ने इतना अच्छा याद करवाया, नहीं भूलेंगे ये। और ये कौन से फॉर्म के अंदर आ रहा है? P3 P3 भाई देखो, तीन ही तरह की फीस है और फॉर्म भी P3 है, देखो कितना आसानी से याद हो गया। यस सर, अच्छा है सर। नहीं, वेरी इजी वे टू रिमेम्बर। सुपर सुपर यस सर, यस सर, सर। कितने एब्सोल्युटली। टाइप का फीस है? तीन तरह का। फॉर्म क्या है? P3। P3 चलिए, the unrelated financial creditors do not favor the base resolution plan submitted by R Ram Limited, ठीक है, and proposed issuance of invitation for resolution plan. The committee identifies three parameters for evaluating a resolution plan to assign a score to the plan, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पैरामीटर्स फिक्स कर देते हैं। तो पैरामीटर्स सीओसी ने क्या फिक्स किया कि भाई अपफ्रंट पेमेंट जो है उसको हम 1.5 टाइम्स वेटेज देंगे, ठीक है। फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूजन को 2 टाइम्स वेटेज देंगे, बिकॉज डिफरेंट अमाउंट्स में भी प्रपोज्ड बाय डिफरेंट रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स ना। भाई एक बोलता है मैं जी 50 करोड़ अपफ्रंट पेमेंट दूंगा, दूसरा बोलता है 100 करोड़ दूंगा, तो 100 करोड़ वाले को प्रेफर करेंगे ना ये। सर। इसी तरह से फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूजन 2 टाइम्स, देन टर्म ऑफ रेजोल्यूशन प्लान इसको 2.5 टाइम्स, प्रोवाइडेड एक्स शुड नॉट बी लेस देन 20। तो वो कहता है भाई 20 से कम नहीं होना चाहिए एक्स अपफ्रंट पेमेंट। दिस इज द क्राइटेरिया फिक्स्ड बाय द कमिटी। कमिटी इसी तरह से क्राइटेरिया फिक्स करती है। तो 3 रेजोल्यूशन एप्लीकेंट सबमिटेड देयर बिड विच वाज इवैल्यूएटेड एज अंडर। 3 रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आए जिन्होंने बिड ऐसे दी। अपफ्रंट पेमेंट पहले ने बोला 20 करोड़, दूसरे ने बोला 22, तीसरे ने बोला, चिरंजी लाल ने बोला 15। तो अपफ्रंट पेमेंट देखिए कितना क्राइटेरिया था हमारा, एक्स शुड नॉट बी लेस देन 1.5 टाइम्स। 20 20 था, तो वो चितरंजन तो वैसे आउट हो गए। हाँ, चिरंजीवी चिरंजीवी लाल तो लाल, आउट हो गया। हाँ चिरंजीवी लाल तो आउट हो गए। भाई 20 से कम तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। हम्म। तो फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूजन है 100 करोड़, 110 और 80। थर्ड है टर्म ऑफ रेजोल्यूशन प्लान 2.5, एक ये 2 इयर्स 2 इयर्स और 2 इयर्स बोला। अब इनको इवेल्युएट कैसे करेंगे देखिए, और कैलकुलेशन कैसे होगा। श्यामलाल का होगा 20 इंटू 1.5, 0.5 ठीक है, राइट सर। प्लस 100 इंटू 2, है ना, ओके ओके ओके। एंड देन माइनस 2 इंटू 2.5। ये माइनस क्यों किया बता सकते हैं? प्लस नहीं किया, माइनस किया। माइनस इसलिए किया जिसका लॉन्गर प्लान है, इसका मतलब वो लेस फेवरेबल है, वो लेस है, यस। ठीक है ना। भाई एक आदमी बोलता है मैं क्या 3 सर? साल है। Yeah, I didn't get it, sir. The point is that if the term of resolution plan is more, term of implementation is more, that means that plan is less favorable. Okay. So that is why they are deducting it instead of adding. So Popatlal 22 into 1.5, 110 into 2 minus 2 into 2.5. And Chiranjeev Lal, this plan will not be evaluated since x is less than 20. Right, sir. So only 2 plans will be evaluated. Sir, but Chiranjeev Lal, how did he give it, sir? He knows that it must be 20 below, must be 20 and above, na, sir? भाई he is not having money, अब उसके पास पैसा ही नहीं तो कहां से दे देगा? He has to show it also ना। नहीं सर, वो रिक्वेस्ट में हमारे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में ऐसा है ना सर, वट एवर वी हैव आस्क्ड। तो इसीलिए तो रिजेक्ट कर दिया ना उसको। हाँ सही है सर, ओके। रिजेक्ट तो कर दिया और जान लोगे उसकी। जानबूझकर वो ना नहीं देना है। ठीक है जी।
तो as against the scores of 225 and 248, the base resolution plan as revised has a score of 220. ठीक है, जो हमारा बेस रेजोल्यूशन प्लान था, बिकॉज एवरीथिंग इज रिड्यूस्ड टू अ स्कोर. Right, sir. The committee has decided that a plan shall be considered to be significantly better if the score of the resolution plan is higher than that of another by 20%. ठीक है, तो सीयूसी ने क्या डिसाइड किया, अगर प्लान सिग्निफिकेंटली बेटर किस केस में होगा, इफ इट इज हायर बाई 20%. 20%, yeah. अब देखिए वो उसका कंपैरिजन कैसे होगा, जैसे इसका है 220, इसका है 225, तो ये Right, sir. 2.27% बेटर है और ये 12.72% बेटर. दैट मीन्स नो प्लान इज सिग्निफिकेंटली बेटर. जब Right, कोई sir. प्लान सिग्निफिकेंटली अच्छा. बेटर होता तो दे कुड तो नहीं. स्ट्रेट अवे सेलेक्टेड दैट प्लान, Okay. है ना. बट Right, sir. नो प्लान इज सिग्निफिकेंटली बेटर. Okay. So now what will happen? Hence, no plan is significantly better than the other. Now they decide on a tick size also. So there is a concept of tick size. भाई अभी क्या होना है, अभी कंपटीशन होना है, बिडिंग होना है. Hmm. ठीक है, कौन कौन से प्लान के बीच में होगा, बेस रेजोल्यूशन प्लान एंड पोपटलाल. ठीक है ना, दोनों में Right, से sir. जो बेटर है इनमें से होगा ना. 220 को रखेंगे क्योंकि वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है. 220 एंड 248 इन दोनों में कंपटीशन होगा. Right, sir. ये कम कर दिया ना सर, टिक साइज 10 कर दिया, इट्स 20. नहीं, नहीं. टिक साइज अलग है. टिक साइज तो कुछ भी हो सकता है ना. What is the tick size, sir? टिक साइज ऐसा है, इंक्रीमेंट इन द पॉइंट्स. Okay, okay. सो सपोज ये इसका 220 है, इसका 248 है, तो अभी ये क्या करेगा, नाउ सपोज द बेस रेजोल्यूशन प्लान वांट्स टू एनहांस हिज बिड, तो वो कहेगा 248 में दूंगा, 248 प्लस 10. Right, sir. अब इसने 258 कर दिया तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा मैं 268 कर देता हूं, ऐसे. Okay, इसको 10 ऐड करना सर, किसको, 248 को 10 ऐड करना. वो जिसके अगेंस्ट में भी बिडिंग हो रही है उसी में 10 ऐड करना ना. सर Okay. जे 264 से नीचे तो कंसीडर ही नहीं होगा ना. है पोपटलाल यदि 264 है तो ही कंसीडर होगा, नहीं तो कंसीडर ही नहीं होगा. 264 क्यों, 22 दूना 44, 44 और 20 64 सर. क्या 22 दूनी 44? जो सर इंक्रीमेंट की बात है 20% नहीं वाला. नहीं 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 20% का मतलब क्या है, 20% क्राइटेरिया क्या है, 20% क्राइटेरिया ये है कि इफ ए प्लान इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन दे विल स्ट्रेट अवे सेलेक्ट दैट प्लान. ओके. मतलब सपोज जैसे बेस रेजोल्यूशन प्लान इज 220 एंड जी, तो पोपटलाल गिव्स ए प्लान ऑफ से 270, Yes, sir. so then Popat-Lal's resolution plan will be straight away selected and there is Selected, no bidding, there will be Yes, no sir. Swiss challenge mechanism. अगर वो सेलेक्ट हो गए तो ये केस स्टडी नहीं होता ना सर. बस तो पोपट-लाल फिर हो गया सेलेक्ट, सर, फिर उसका रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट हो गया. बट ठीक है. नाउ इट इज लेस देन 20%. ठीक है ना, तो देन वी हैव टू इंट्रोड्यूस द स्विस चैलेंज मैकेनिज्म. और स्विस चैलेंज में क्या है, देयर हैज टू बी टिक साइज. भाई ऐसा तो नहीं ना जितना मर्जी इंप्रूव कर दे, 1 से इंप्रूव कर दे, 2 से इंप्रूव कर दे, इसलिए उन्होंने कह दिया भाई इतना मिनिमम इंक्रीमेंटल साइज कितना होना चाहिए, 10. कुछ भी हो सकता है, 10 इज जस्ट ए फिगर, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है. सिंस द फेयर वैल्यू एंड लिक्विडेशन वैल्यू was significantly higher than the amount offered by the resolution applicants, the committee decided to reject all the resolution plans. ठीक है, अल्टीमेटली इन्होंने कोई भी सेलेक्ट नहीं किया. बट बिफोर वी गो इनटू दिस, मैं आपको थोड़ा सा टिक साइज के बारे में भी समझा देता हूं. ठीक है, कि टिक साइज कैसे चलता है. एक मिनट, मैं एक एक्सेल शीट खोलता हूं इसमें. ये एक्सेल शीट है. ठीक है, अब एक का कितना था 220 और दूसरे का कितना था 248, 48. है ना. ये था दोनों का. अब ये कैसे करेंगे, सर कुछ दिखाई नहीं दिया. अभी अभी बढ़ा रहा हूँ मैं साइज बढ़ा रहा हूँ. एक मिनट, नहीं सर, स्क्रीन नहीं है. स्क्रीन दे रहा हूँ मैं आपको, दे रहा हूँ अभी दे रहा हूँ. तो अब सर बीपीआरपी मेथड यूज कर रहे. अब हो गया ना ये, है हाँ ना. सर, हाँ सर, हाँ सर. अभी देखिए, अब Yes, टिक sir. साइज कितना है, 10 है. राइट सर. तो 10 में ये क्या करेगा, ये इसको कहेगा 258. भाई तुम 248 दे रहे हो, मैं 258 दे देता हूँ. ओके.
अब ये क्या बोलेगा, मैं 268 कर देता हूँ। Oh, 250. ये Okay, because he has given 258, he यस must pay at least 10 more than that. यस, ये बोलेगा मैं 278 दे देता हूँ, Then he'll ये he'll बोलेगा just मैं 288 into दे it. देता हूँ। Right, sir. अब ये वो बोलेगा बे- तुम ही ले जाओ, हाँ, अब ये बोलेगा भैया मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। ये सर बोली होगी, बोली जो 10% ये ज्यादा बोली टाइप ही हो गया सर, कमेटी हाँ, होगी ये। अभी क्या होगा, अब ये बोल रहा है भाई मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता, हम्म। 278 से तुम ही ले जाओ 288 में। सर सर हाँ सर इसमें सर 20% ऑफ 200 एंड एक सेकेंड वो क्या वैल्यू थी 220 हाँ 220 नहीं हाँ 220 नहीं कितनी वैल्यू थी डेट की एक सेकेंड सर, 210, नहीं अंकिता जी, हाँ बेस हाँ हाँ 220 यस यस हाँ सर 220 का 20% अगर हम करें तो सर 264 आ रहा है हाँ वही ना। तो बात कर रहे थे, वो तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंटली बेटर। सो देखिए ऐसा है, सपोज तो सर ये तो अचीव हो गया ना सेकेंड लाइन में 268 पे ही तो ना फिर ना ना, वो सिग्निफिकेंटली बेटर, अब तो सिग्निफिकेंटली बेटर वाली बात खत्म हो गई ना, अब तो वो बिडिंग करेंगे। अब तो बिडिंग हो रही है। Hmm. ओके वो तो तब उस टाइम बात आती है अंकिता जी, सिग्निफिकेंटली बेटर वाली सिचुएशन तो तब होती जबकि उसको सेलेक्ट करना होता सेकंड प्लान, जो सिग्निफिकेंटली बेटर तो कोई आया ही नहीं। जब सिग्निफिकेंटली बेटर यहाँ नहीं आया competition हो गया सर यहाँ. तो दैट ऑप्शन इज ओवर, नाउ हम्म। द स्विस चैलेंज मैकेनिज्म विल कम। मतलब पहली बार में या तो आप 20% मतलब सिग्निफिकेंटली बेटर दो वरना यस फिर आपको स्विच चैलेंज मेथड में यस, फिर स्विस चैलेंज में जाना पड़ेगा। हाँ, Okay. और स्विस चैलेंज में क्या होगा, इनके टाइम टाइम भी होता है कि भाई आपको जैसे 5 मिनट्स में रिवर्ट करना है ना, वो बिडिंग के थ्रू ही होता है। तो और सिर्फ इन अल्टीमेटली दोनों को बता दिया जाता है पार्टीज को कि हायर पार्टी का मतलब कितना अमाउंट है। बिल्कुल, स्कोर तो बताएंगे ना, तभी तो होगा ना, स्कोर तो बताएंगे, ठीक ठीक स्कोर बताएंगे, उसको टिक साइज बताएंगे, तभी तो टिक साइज पर बिडिंग करेगा ना। ठीक अब ये कह रहा है जी 278 से ज्यादा मैं तो नहीं कर सकता, तुम ही ले जाओ, बस ये 288 पे ले गया, खत्म, वरना ये चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है। Right, sir. चलिए, सर जे आपने जो ये वाली चीज है जे कब पढ़ाई थी सर, ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और ये वो हमें तो ध्यान नहीं आ रहा मुझे। कौन सा, जे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और सर ये जो टिकिंग वाला जे सिस्टम कभी पढ़ाया क्या पहले आप जब नहीं टिक नहीं पढ़ाया सर, टिक अभी नहीं, पढ़ा रही सर. ये तो पीपीआईआरपी में था ना, पीपीआईआरपी का अगर हमारा वीडियो देखोगे ना तो उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है सर, ठीक है, कहीं गलती हो तो पीपीआईआरपी वाले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है जी, तो ये हो गया। बट ये अब यहाँ सिचुएशन क्या है, ये टिक साइज हो गया, नाउ दिस इज द फेयर वैल्यू एंड लिक्विडेशन वैल्यू। अब ये जो चीज है ना, ये रेगुलेशंस में भी दे रखी है टिक साइज वाली, अब आप वो पढ़ोगे ना आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, मैंने सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है ना। हम्म, Since the fair value and liquidation value was significantly higher than the amount offered by resolution applicant, the committee decided to reject. Now, what are the options available to the corporate debtor? ठीक है, suppose the committee rejects all the resolution plans, then what are the options available to the CD? क्या होगा? The CD can go for liquidation, can write other हम्म, resolution plans, can go for CIRP, it can go into liquidation. 54 के 12 में इसका आंसर है। Sir. 54 के 12 क्या बोलता है? सो वो टर्मिनेट We can again read 54 के 12. 54 के 12 says, provided that where the resolution plan selected for approval is not approved by the COC, the resolution professional shall file an application for termination of the prepackaged insolvency resolution process in such form and manner as may be specified. ठीक है, तो टर्मिनेशन का एप्लीकेशन फाइल होगा। P13 सर। तो फिर सर आंसर क्या होगा इसमें? अब आंसर आप 54, सर K12 क्या बता रहे सर, रेगुलेशन सर, नो नो नो, सेक्शन No, no. 54 के सेक्शन 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 Section 54 के subsection 12. as the case may be approved by the committee of creditors for submission of the adjudicating authority. Provided that where the resolution plan selected for approval under subsection is not approved by the COC, the resolution professional shall file an application for termination of the PPIRP
in such form and manner as may be specified. तो Okay. इसमें ऑप्शन क्या होगा? इसमें ऑप्शन जो थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं नन ऑफ द अबव, ना ना हाँ, है ना? तो Yes, अब sir. आंसर डी हो जाएगा इसका। correct, sir. चलिए, अच्छा, वो उसके बाद में ये कर दिया। नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस, जहां पर दे दिया नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू द रेजोल्यूशन उसके बाद shall file फाइल एप्लीकेशन फॉर टर्मिनेशन। application of prepaid. ये है ना सर, ये वाला है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है जी, तो ये हो यस जाएगा। सर। नेक्स्ट, सर वैसे ऑल ऑफ द अबव कब लेना है? कोई कभी आता है ऐसा क्वेश्चन कि ऑल ऑफ द अबव वाला हो एग्जाम हो में? सकता है, अगर सारी ऑप्शंस करेक्ट होंगी तो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जैसे अभी 3 ओ आर रिम्यूनरेशन वाला आया था, रिम्यूनरेटिव पार्ट वाला, तो उसमें 3 हाँ हाँ लास्ट में हाँ, उसमें हो जाएगा फिर। कोई विरला आएगा सर, ठीक है। हाँ, the adjudicating authority suggested a shift of control to a person who was not a promoter or in the management or control of the corporate debtor, ठीक है, but such change has not been effected. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बोला था कि भाई कंट्रोल शिफ्ट कर दो, लेकिन रेजोल्यूशन प्लान में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, क्या होगा? Take such a resolution plan, terminate the prepaid IRP and pass a liquidation order. Declaring the prepaid IRP cost shall be included as part of the liquidation cost. So, आप 54L4 पढ़ लीजिए। रिजेक्टिंग द सच रिजोल्यूशन प्लान जी। हाँ, 54L4 क्या बोलता है? रिजेक्ट कर देगा सर रेजोल्यूशन प्लान को, रिजेक्ट, हाँ टर्मिनेट कर Reject. देगा प्रोसेस को, ठीक है, और हाँ। लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर देगा, और डिक्लेयर all of the above. कॉस्ट शैल बी इंक्लूडेड ए पार्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट। तो all of the oh, above okay, है। right, sir. यस सर, All the above. all of the above। ठीक है जी, तो ये केस स्टडी था। अब ऐसे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। सर जी अपने केस स्टडी जो आप शेयर कर रहे हैं सर, उसमें है ना सारे? मैंने अभी तक कोई डाउनलोड नहीं किया क्योंकि मैं बुक ले आया था, तो मैं हाँ देख रहा हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल हूँ। है। ठीक है सर, तो मैं इनका प्रिंट मारूंगा कल, फिर ना देखता ना हूँ। ना ना ना, ये केस, ये पीपीआईआर पे मैंने केस स्टडी शेयर की है ना आपसे। हाँ जी, हाँ जी। इसकी नहीं करी है सर, शायद फास्ट ट्रैक की करी थी। फास्ट ट्रैक की तो मैंने डाउनलोड करी है। एक ठीक है ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा। सर एक और चीज पूछनी है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या जो मोड में आप पढ़ा रहे हैं इसी मोड में हमें करना है, या कोई प्रैक्टिकल वैसे मिलेगा कुछ, या इसी कंप्यूटर पे करने हैं? कंप्यूटर में कंप्यूटर। जैसे ये है, और क्या, ना कंप्यूटर में करना है सर। आपको वहां पर क्या होगा, ये वहां पर भी कागजात और आपको, पेन और पेंसिल देते हैं। हाँ वहां पर आपको पीसी मिल जाएगा, और पेन और पेंसिल दे देंगे आपको, पेंसिल दे देंगे, एक पेपर दे देंगे, दैट पेपर दे विल टेक बैक, A4 शीट का पेपर दे देंगे आपको, सिंगल ठीक है, पेपर, इफ यानी कि यू वांट वो टू राइट समथिंग। आपको उसी में करना है, ठीक है। एकदम से सारा नहीं देख सकते। नहीं, एकदम से सारा नहीं, नहीं, वो एकदम आगे पीछे नहीं, जैसे वो जैसे कर पढ़ सकते रहे हैं हैं, नेक्स्ट। हाँ साइड पर एक नेक्स्ट। ही स्क्रीन नजर आएगी ना आपको। You have to go back and forth, sir. सर एक और करिएगा सर, जब एंड ऑफ द क्लासेस है ना सर, एक दो बार वो एग्जामिनेशन स्टेटस में बैठ के सर थोड़ा सा वो देख लेंगे, तो फिर वो हमें तो हम नहीं, तो वो तो देखिए ऐसा है ना, मैं उसके लिए क्लास टेस्ट बना रहा हूँ, so some of you are attempting those class tests also allied laws पे। सो दैट वी कैन बी, वो हम उससे वेल वर्स्ड हो जाए कि ऐसे आएगा, हमें ऐसे ही करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो अलाइड लॉज वाला जो है, वो हाँ, टेस्ट आपने लिया है नहीं लिया मंजीत जी अभी, मैंने लिया है सर वो। है ना? हाँ लिए है हाँ, सर। तो ऐसे ही ये केस स्टडीज का भी टेस्ट बना देंगे ना, ठीक है जी, ठीक है। Right, sir. केस स्टडीज का भी टेस्ट सर बना, ये आपने शेयर नहीं किया है, ये नहीं किया, ये वाला नहीं। कर देंगे, कोई बात नहीं। जी सर। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। ओके जी, सो अमित इज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। टाइम हो गया क्या? ये कोई बात नहीं सर, ये खत्म करके जाएंगे सर। यस यस यस, अमित इज एन इंसॉल्वेंसी If it प्रोफेशनल। is okay for you. Yes. His friend Ram Prasad, who is an industrialist, approaches him to guide him to come out of the financial troubles. Ram Prasad has got into. Ram Prasad has set up a unit in Haridwar by the name of RP Industries Limited. Invested in plant and machinery, turnover, paid up capital, 1 crore. RP Industries availed a loan of 25 crores, which is in default. Based on the above, please guide Ram Prasad and answer the following questions. What are the options available to आरपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड? ये क्वेश्चन है
तो बताइए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके पास। सबसे पहले देखिए डिफॉल्ट कितना है। 25 करोड़। डिफॉल्ट है आपका 25 करोड़। ठीक 25 है, करोड़ तो 25 हम्म, करोड़ अब पहले तो ये देखिए एमएसएमई है या नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट है 25 करोड़। 25 हम्म। करोड़ सर। मीडियम टर्नओवर मीडियम सर, कितनी है? 40 to 50। मीडियम मीडियम है ना सर, हाँ, एमएसएमई में आ जाता। एमएसएमई है। तो एमएसएमई हो गया, ठीक है। हम्म, अब हम्म, एमएसएमई हो गया हम्म। और डिफॉल्ट आपका 25 करोड़ है, तो क्या पीपीआईआरपी में जा सकता है? जा सकते जा सकता सर, सीआईआरपी और पीपीआई स्मॉल इंडस्ट्रीज में आ जाता सर, यस। दोनों हाँ, सीआईआरपी में भी चला चला जाएगा, और पीपीआरपी। यस सर, है ना। but because it is a PPIRP, सर because it is सीआईआरपी में beneficial कैसे to चला them, जाएगा? they will है, वो तो उसमें तो सीआईआरपी जाएगा में ही ना। कैसे चला जाएगा? सीआईआरपी में सेक्शन 10 की एप्लीकेशन फाइल कर देगा। नहीं सर, टन की तो जब वो एमएसएमई का तो वो बेनिफिट लेगा ना, मैनेजमेंट कंट्रोल में नहीं, रखेगा। वो चाहे तो, चाहे चाहे तो, yes sir, चाहे तो। हम्म, चाहे जा तो सकता है ना सेक्शन 10 में, या हाँ जा सेक्शन सकते हैं सर, जा सकते हैं। उसके ऊपर है, मतलब बेनिफिशियल वो है उसको। करेक्ट सर, अमित जी इसको हम एडवाइस कह देना। रहे हैं व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। ऑप्शन तो हम्म, है ना उसके पास। यस ठीक सर, है। देयर बी प्री पैक, फास्ट ट्रैक, क्वालिटी, प्री पैक सर। अच्छा, फास्ट ट्रैक में जा सकता है क्या? हाँ ये ए एंड बी। हाँ नहीं नहीं, फास्ट ट्रैक में नहीं जा फास्ट सकते। फास्ट ट्रैक ट्रैक में में जा नहीं जा सकते सकता। क्यों? स्मॉल कंपनीज। हम्म, नहीं, उसमें क्या है, उसमें पेड अप कैपिटल कितनी है? 4 करोड़ और 40 करोड़। 40। पेड अप कैपिटल तो सही है। 40। हाँ, टर्नओवर उसकी 40 से 50 है, तो हाँ इसमें और टर्नओवर उसकी एक्सीड कर जाएगी, तो इसलिए नहीं जाएगा, है राइट, ना। यस सर, हम्म 4 and 40। हम्म तो क्या किस किस में चला जाएगा, या तो सीआईआरपी या ए पीपीआई? और बी सर। प्री पैक में वॉलंटरी लिक्विडेशन में जा सकता है क्या? सर पता No, है। default is there, sir. यस, क्योंकि डिफॉल्ट हाँ है, डिफॉल्ट इज तो देयर। हाँ वेरी सीआईआरपी, करेक्ट गुड, वेरी गुड, वेरी हाँ, गुड। तो वहां नहीं जा सकता, है ना। ऐसे पूछ लेता वो। हम्म। व्हाट आर द एडवांटेजेस इन केस आरपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड गोज इन फॉर प्रीपैक? एडवांटेज क्या है? It can कंट्रोल, retain control, prepare base regional plan, has chance to, it of can avoid public getting announcement it in approved from newspaper. All banking of can above, aware sir. public and newspapers, all the above sir। All of above. Right. अच्छा वो उल्टी कर दिया, अभी सही हो जाएगा, कोई But बात what is नहीं। the priority of activities आ enumerated रही है। below to be done by CD? CD, so Priority of activities. preparation of base resolution plan, Calling a meeting of the FC related by financial CD, credit by proposing the IP CD, appointed up, proposing an IP to be declaring appointed objective as and an RP organization, representing 10% or more passing a of the special debt and approval of the same by unrelated financial creditors representing E E B E B E declaration by पहले लिस्ट prepared बनाएगा सर P2 में। file an application हाँ, with पहले सबसे पहले लिस्ट बना लेगा। हाँ तो ई लिस्ट पहला बनाने होगा के बाद सर। क्या करेगा? सर फिर करेगा कॉलिंग अनरिलेटेड। numbers, सर preparation of list of creditors by CD। हाँ जी, हाँ मंजीत जी, हाँ जी सर। सबसे पहले लिस्ट बना लेगा। लिस्ट बनाने के लिस्ट बाद क्या बना, करेगा? फिर सर correct sir, फिर then they'll call for a meeting of the मीटिंग unrelated बुलाएगा। CD मीटिंग sir। भी कॉल कर ली, उसके बाद क्या करेगा? डिक्लेरेशन करना सर, फिर डिक्लेरेशन के बाद डिक्लेरेशन के बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना स्पेशल सर, रेजोल्यूशन के बाद देन बेस रेजोल्यूशन का ठीक, प्रिपेयर। रेजोल्यूशन प्लान तो सर सबसे लास्ट में आएगा ना। ठीक। रेजोल्यूशन प्लान और बेस रेजोल्यूशन प्लान जब व्हाट आर कंपेयर द करेंगे। प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग ए बेस रेजोल्यूशन प्लान? बेस रेजोल्यूशन प्लान बनाने में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है? यस सर, They should provide for operational creditors. There should not be any impairment. Yes, there should be no haircut. Whether eligibility under 29A has to be seen. Yes, that is यस also सर, clear. यस सर, Whether provision for payment of PPARP cost has to be seen. ये भी देखना है, सेक्शन 30 में है ना वो। हाँ, सर एक और चीज है इसमें, ये कह रहा नो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ। ये तो सर जनरली है, तो कॉन्ट्रावेंशन हो गया तो वैसे ही इनवैलिड हो जाएगा किसी भी नहीं वो तरीके ठीक है, से। बट सेक्शन 30 है ना, सेक्शन 30 हाँ में जी, हाँ बोलता सर, है जी जी सर। कि द रेजोल्यूशन प्लान should not result in any contravention of any law. हम्म, So if a resolution plan is suggesting some contravention, that will not be approved. ये है। सर शुड वी से प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन सुपरविजन बाय ओसी? नहीं नहीं, ओसी का थोड़ी मतलब है कोई। नहीं, प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन सुपरविजन काउंट करना सर। वही करेगा, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ही करेगा ना। भाई देखिए ऐसा है, सीडी में प्रपोज द रेजोल्यूशन प्लान अलोंग विद समबडी एल्स आल्सो, वो भी हमने पढ़ा ना अभी।
हाँ, राइट सर. जैसे पीपीआईआरपी में क्या है, सो सीडी में जॉइन हैंड्स विद समबडी एल्स, Okay, sir. Yeah, है ना? right, sir. देख लीजिएगा, आई थिंक यू कैन सी इट, सो वी कैन स्टॉप हियर, है ना? Right, sir. तो प्लीज सी टू इट। Yes, और sir. ये जो है हम लोग क्या करेंगे इसका, वो